योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसदगण श्री रविकिशन शुक्ला जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री संत प्रसाद जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री पुष्पतंज जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, मंडलायुक्त गोरखपुर श्री जयंत नार्लिकर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्तागण, सभी संस्कृति कर्मी और गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर में यहाँ के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए एक मंच मिले, पिछले 4 दशक से ये मांग यहाँ के कलाकारों के द्वारा, संस्कृति कर्मियों के द्वारा और गोरखपुर में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण संगोष्ठी या आयोजन हो सके, इसकी मांग लगातार होती थी। गोरखपुर के एक सांसद के रूप में 1998 से लेकर के 2017 तक इस मांग का सामना मुझे भी करना पड़ता था और फिर उसे संसद में या उचित मंच पर उठाने का मैं प्रयास भी करता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को इस रामगढ़ ताल के तट पर अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज मुझे समर्पित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस केंद्र को हम लोगों ने समर्पित किया है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरखपुर के ही बहुत सिद्ध योगी बाबा गंभीरनाथ जी को। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वह अपने समय के बहुत सिद्ध योगी रहे हैं। उन्होंने अपनी साधना का एक लंबा समय अपनी कर्म भूमि के रूप में, अपनी साधना भूमि के रूप में, अपनी गुरु भूमि के रूप में गोरखपुर को चुना, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी साधना का एक लंबा समय गया में भी व्यतीत किया था। कपिलधारा पहाड़ी गया में जितने भी अन्य वहाँ पे साधक थे और जितने भी उस क्षेत्र के अन्य जंगल के पशु पक्षियां थी, रात्रि में उनके इर्द गिर्द आकर के उनकी वीणा को सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे और उसमें लीन हो जाते थे। और इसीलिए एक सिद्ध योगी और अपनी सिद्धि की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए योगी के साथ ही जिन्होंने कला की साधना को भी महत्व दिया हो उस कालखंड में, उनको समर्पित यह प्रेक्षागृह और यह सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर वासियों को बाबा गंभीरनाथ जी के प्रति सादर नमन है और कृतज्ञता है। इसमें मुख्य रूप से
ये मेन ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 1100 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं। खासतौर पर एक मिनी ऑडिटोरियम है जिसमें 250 दर्शकों के लिए अलग से भी एक यहाँ पे रंगाश्रम के कार्यक्रम हर सप्ताह चलते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए 250 लोगों के बैठने के लिए एक अलग से वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। 80 सीट का एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पर है जो कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में है, और एक 46 सीटर कॉन्फ्रेंस हॉल अतिरिक्त है। यानी ये सुविधा इस योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र के साथ जोड़ करके हम लोग यहाँ गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, यहाँ पर आयोजित होने वाली किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी के लिए, और यहाँ पर चलने वाले कला प्रेमियों के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दृष्टि से यहाँ पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार आपको सुविधा उपलब्ध करा सकती है, उस सुविधा को हम बेहतर तरीके से बना करके रख सकें और उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में सजो करके दे सकें, ये जिम्मेदारी भी वर्तमान पीढ़ी की होनी चाहिए। ये कार्य गोरखपुर में पहले भी हो सकता था, लेकिन नकारात्मक सोच जब आती है हर कार्य में विघ्न और बाधाएं खड़ी करती है, और ये विघ्न बाधा 1985-86 में भी गोरखपुर में एक प्रेक्षागृह के निर्माण के कार्य को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने प्रारंभ किया था, लेकिन वही नकारात्मक ताकतें फिर उसमें विघ्न बाधा खड़ी करके उसको पूरा नहीं होने दी, अधूरा पड़ा है आज भी। एक समय ऐसा भी आया जब वहां पे कुछ लोगों ने उस जमीन पर ही कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी उस समय। आज और फिर से प्रदेश सरकार के पक्ष में आ चुका है, लेकिन हम लोगों ने बिना किसी इंतजार किए उससे अच्छा लोकेशन देंगे जहां पे पार्किंग की भी सुविधा हो सके, लोग आ जा सकें, सुरक्षित माहौल में कार्यक्रम कर सकें। इस समय आप देखते होंगे रामगढ़ ताल पर्यटन के साथ साथ महानगर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्पॉट बना है। एक तो पर्याप्त पार्किंग का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, चंपा देवी पार्क में, महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, ये व्यापक सुविधाएं हैं। अभी हम लोग अगले सप्ताह ही गोरखपुर के जू का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना तैयार कर रखने को तैयार हो जाइए। एक बड़ा कार्यक्रम के साथ आखिर ये सुविधाएं मिलनी क्यों नहीं चाहिए? मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन के भी केंद्र बिंदु बनना चाहिए, और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के यह एक अभियान प्रारंभ हुआ है। हमारा दायित्व बनता है कि हम विकास के कार्यों के साथ एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ें। अगर प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक भाव के साथ विकास के कार्यों को नहीं लिया होता तो क्या गोरखपुर का बंद कारखाना फिर से चलने की स्थिति में आता? एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जुलाई तक उसको पूरा करने के बाद वहां पर फिर से गोरखपुर की पहचान के रूप में गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना एक बार फिर से रोजगार का भी और किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सके, इस दिशा से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कोई सोचता था गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो जर्जर था ही, और एक समय तो ऐसी भी स्थिति आई थी जैसे पूर्वांचल की चीनी मिलें और प्रदेश की चीनी मिलों को पिछली सरकारों ने बंद किया था। यह भी कोशिश की गई थी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी बेच दिया जाए। हम लोगों ने बेचा नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी पुनरुद्धार किया, उसकी सेवाओं को भी अच्छा किया। आज वहां पर भी सुपर स्पेशलिटी का एक विंग बन चुका है और बाल संस्थान भी बन करके तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वे सेवाएं दें, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की समस्या का ही समाधान निकाल दिया। इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न था।
कि हमें इस बीमारी से जूझना है, इसका समाधान निकालना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के योगदान से आज इंसेफ्लाइटिस को हम समाप्ति के कगार पर ले जाने में सफल हुए हैं। लेकिन हमें अभी सतर्कता की आवश्यकता है, सावधानी और सतर्कता सदैव बनी रहनी चाहिए। कहते हैं ना, बाढ़ से, बाढ़ के पानी से, आग से और बीमारी से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, उसको मजाक में भी नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन साथ साथ गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण आज गोरखपुर में एम्स भी बन करके खड़ा हो चुका है। आप जाते होंगे जब एयरपोर्ट की तरफ, देवरिया की तरफ जाते होंगे, कुशीनगर की तरफ जब जाते होंगे, तो आपका सामना सबसे पहले गोरखपुर के विकास के प्रतीक गोरखपुर एम्स से होती है। ये एम्स हमारे विकास का प्रतीक भी है, देश की सकारात्मक सोच का प्रतीक भी है, पूर्वांचल वासियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का केंद्र बिंदु भी है और हर प्रकार की सम विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देने वाला केंद्र भी है। और वह आज एम्स के रूप में है। यही रामगढ़ था, गोरखपुर की पूरी गंदगी यहीं आती थी और अगर किसी को किसी की हत्या करनी होती तो यहीं मार के फेंकता था, कोई आता भी नहीं था। एक गंदगी का अड्डा भी बना हुआ था। आज आप देख रहे होंगे बोटिंग के साथ जाकर के घूमने के लिए जाते हैं। रवि किशन जी शूटिंग कर रहे हैं, कालीबाड़ी के बाबा जी उनकी फिल्मों का मुहूर्त करते हैं। अगर बाबा उनकी फिल्मों का मुहूर्त न करें तो फिल्म उनकी सुपरहिट कैसे होंगी? अलग विषय है कि मुनाफा वो आगे कमाते होंगे। लेकिन ये कार्य धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोच है, इसलिए सरकारों की सोच नकारात्मक थी तो ये केंद्र अपराध के अड्डे थे, अराजकता और अव्यवस्था के अड्डे थे। सरकार की सोच सकारात्मक हुई तो वही टूरिस्ट का एक बेहतर स्पॉट बन गया है। लोग परिवार के साथ आकर के वहां पर आज अपना समय व्यतीत करते हैं। जो समय बचता है वहां पे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन की अनेक ऐसी चीजें आ रही हैं जो हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा सेंटर हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ के नौजवानों का एक मंच मिलेगा, कलाकारों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी। ये सोच, सकारात्मक सोच हर एक व्यक्ति को पैदा करना होगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार तो बना सकती है, बनाने के लिए धन दे सकती है, लेकिन उसको बनाए रखना। फिर ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई चीज बन गई तो उसको हम लोग सरकारी चीज मान करके फिर उसको भगवान भरोसे छोड़ दें। आया, किसी ने कुर्सी तोड़ी, किसी ने किसी कोने पे थूका, किसी ने कोई कुर्सी उखाड़ करके, पता लगा मौका मिला तो उठा करके लेके चलने लग गया, किसी को मौका मिला कोई और चीज तरीके से गंदा किया। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये पैसा सरकार दे रही है, लेकिन सरकार का पैसा ये किसी की बपौती नहीं होती है, जनता का ही पैसा होता है। याद रखना, ये जनता का पैसा है और प्रदेश की 24 करोड़ जनता का ये पैसा, इस पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अधिकार होना ही चाहिए। और इसलिए सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है और इस संपत्ति को हर हाल में सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व बनता है। तब हम अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को, विकास की गोष्ठियों को, कभी हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई गोष्ठी की, कभी यहाँ पर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल से नाथ पंथ पर एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, 3 दिवसीय संगोष्ठी चल रही है। देश से भी तमाम विद्वान आए हैं और दुनिया के भी तमाम विद्वान उसके साथ जुड़े हैं। आप सोचिए ना, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में भी वे सभी चित्र मिल रहे हैं जो भारत के अंदर, जिनको हम ढूंढते रहे हैं बहुत वर्षों से। कल मुझे बहुत सारे ऐसे चित्र वहां देखने को मिले जो, जिनको हम लोगों को, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि आखिर कहां मिलेंगे, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में मिले। उस गोष्ठी के माध्यम से सारी चीजें आएंगी। और आज तो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है हम सबका मार्ग कि हम लोग
गोरखपुर में भी, गोरखपुर के बच्चों को भी, गोरखपुर के भी बालक बालिकाओं को भी हम वह सब ज्ञान दे सकते हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी बड़े संस्थान में दिया जा सकता है, और उसके केंद्र बिंदु बनने चाहिए इस प्रकार के प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्रों को या उच्च शिक्षा के केंद्रों को। हम लोगों ने इसीलिए गोरखपुर के या प्रदेश के बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर भी शुरू किया है। क्यों गोरखपुर या प्रदेश का कोई बच्चा बाहर जाएगा कोचिंग के लिए? आखिर कोचिंग, उसको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, उसको किसी सेवा के साथ जुड़ना है, तो आखिर उस सेवा से जो अधिकारी अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है, अगर वह उसको गाइड करे तो वो ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, ज्यादा अच्छा बता सकता है। और एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस फील्ड में दिया है, लोग कैसे अच्छे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और यही भाव, विकास का यही भाव है जो आज प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सफलता प्रदान कर रहा है। भाइयों बहनों, सोच सकारात्मक होती तो सब कुछ संभव है। इस देश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचने में 70 साल लगे, लेकिन 4 वर्ष कायदे से मेहनत हो गई तो वही 10 लाख करोड़ की प्रदेश की जीडीपी को 21 लाख पहुंचने में मात्र 4 साल लगे। हमें दुगने से अधिक समय तक, दुगने से अधिक प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में मात्र 4 साल लगे। यह मेहनत पहले भी हो सकती थी। एजेंडे में जब विकास हो, एजेंडे में जब जनता जनार्दन की खुशहाली हो, एजेंडे में जब गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के हितों के लिए कुछ कार्यक्रमों को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का जज्बा हो, ईमानदारी से हर तबके के हितों के लिए कुछ करने का एक भाव हो, और वह भाव व्यक्ति को एक साधना के रूप में लेना पड़ेगा, एक पूजा के रूप में लेना पड़ेगा। जब हम पवित्र भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। जब भाव ही कपटपूर्ण हो तो परिणाम भी कपटपूर्ण ही आएंगे। जब भाव साधना से पूर्ण हो, पवित्रता से परिपूर्ण हो, तो उस पवित्रता से परिपूर्ण भाव के परिणाम भी पवित्रता के साथ बहुत आशावर्धक और सकारात्मक होते हैं। और ये सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश के अंदर जो आ रहे हैं, ये उसी की परिणति है जो पिछले 4 वर्ष के अंदर हर एक व्यक्ति ने, हर एक मंत्री ने, हर एक जनप्रतिनिधि ने, हर एक प्रशासनिक अधिकारी ने, हर एक तबके के लोगों ने, किसान ने, नौजवान ने, कलाकार ने, हर एक तबके के लोगों ने अपने अपने फील्ड में मेहनत करके दिखाया है। उसका परिणाम हमारे सामने आया है और पहचान उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने गोरखवाणी को एक स्वर दिया है। याद रखना, गोरखवाणी का स्वर मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि गोरखवाणी में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को मिली थी। गोरखवाणी पे ही मिली थी हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि। और चर्चित दार्शनिक रजनीश ने अपने जितने भी प्रवचन दिए हैं, प्रवचन का पहली जो शब्दी उनकी होती थी वो गोरखवाणी की होती थी। कभी उनके उपदेशों को सुनिए तो गोरखवाणी से शुरू करते हैं। गोरखवाणी की एक एक शब्दी में, एक एक साखी में पूरे ग्रंथ समाये हुए हैं। जीवन का पूरा सार उसके अंदर निहित है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का भाव उसके अंदर निहित है। और वह भाव जो गोरखपुर की पहचान है, क्योंकि गोरखपुर, गोरखपीठ गोरखपुर ही नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय का तो देश का सबसे प्रमुख केंद्र है। और वह गोरखवाणी की, यानी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की वह वाणी देश और दुनिया के अंदर गोरखपुर से गूंजी है, गोरखपुर से गई है। कल मेरे पास एक सज्जन आए थे जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, उन्होंने कहा था गोरखवाणी का मैंने अंग्रेजी में उसका वो किया है, अनुवाद किया है, और इतना जो है उसकी डिमांड हो रही है।
लोग जानना चाहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब योग को वैश्विक मंच पर मान्यता दिलाई, 21 जून की थी जब विश्व योग दिवस के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो योग के बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। तो योग के बारे में क्रियात्मक योग है क्या, हठ योग है क्या, राजयोग है क्या, योग के इन भावों को जानने का जो एक लोगों की जिज्ञासा थी, जब उनको जाकर कहीं उसके सही और संतोषजनक आत्मा को संतुष्टि देने वाले कोई परिणाम कहीं से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ और नाथ योगियों की साधना से वो प्राप्त हुए हैं। यह केंद्र यहां के कलाकारों के लिए, गोरखपुर के रंगकर्मियों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए और गोरखपुर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक माध्यम बने। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यहां की व्यवस्था का संचालन करेगा। लेकिन यहां पर हर एक तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनके माध्यम से गतिविधियां निरंतर चलती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और कार्यक्रम इस रूप में जिसके पीछे अंततः लोक कल्याण का भाव। एक कलाकार जब मंच में गाता है तो केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए नहीं गाता, उसके पीछे भी लोक कल्याण का भाव होता है। एक व्यापारी जब अपने व्यवसाय को करता है तो केवल अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए काम नहीं करता है, उसके पीछे लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण भी होता है। एक किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है तो उसकी मेहनत केवल खेती तक सीमित नहीं होती है, अपनी आमदनी को बढ़ाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे आमदनी के साथ साथ लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण उसके मन में पहले से होता है कि नहीं, मैं जब मेहनत करूंगा मेरे जीवन में खुशहाली आएगी। तो खुशहाली, यही बात कही थी कि हमारा प्रेक्षागृह का क्या होगा। बरगद के पेड़ के नीचे में लोग अपना नाट्य श्रृंखला करते थे, हर शनिवार को उनकी वो नाटक श्रृंखला चलती थी वहां। पता नहीं इस समय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे उनका वह कार्यक्रम निरंतर चलता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे करते थे। कभी मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास पर आधारित किसी एक विषय को लेकर के, कभी किसी अन्य विषय को लेकर के, कभी समसामयिक विषयों को लेकर के उनके द्वारा नाट्य श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई। आज उनकी साधना फलीभूत हुई है। मैं रंगाश्रम परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वे लोग अपने कुछ अच्छे नाटक तैयार करें और यहाँ पे मंचन करें, अच्छा होगा। आज तो हमने सांसद भी एक कलाकार आपको दे दिया है। हाँ, कला का सम्मान होना चाहिए और मिलकर के उस कार्यक्रम को, उस विधा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक साधना तो है ही, लेकिन इसके पीछे संस्कृति भी निहित है। ये लोग जो लोक कलाकार हैं, लोक कथा है, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, यह पहचान भी इसके अंदर निहित है। समाज में जागरूकता का बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हैं। समाज जागरण का एक बहुत बड़ा माध्यम ही बन सकता है। और आज ये प्रेक्षागृह जो गोरखपुर की दशकों से मांग थी, आज ये आपको प्राप्त हो रहा है। कार्यदायी संस्था स्वाभाविक रूप से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे एक बार दो बार अगले कुछ दिनों तक कार्यक्रम भी यहां चले और कार्यक्रमों को चलने के साथ ही प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग विधाओं के कुछ कार्यक्रमों के लिए उस समय यहां पर हमें आगे बढ़ाने चाहिए, कुछ दिन रखने चाहिए, बाद में उसकी एक व्यवस्था बनाएं। जैसे संगीत कला अकादमी किसी दिन कोई कार्यक्रम करे, किसी दिन रंगाश्रम को कोई मंच दीजिए, किसी दिन किसी को और को दीजिए। अलग 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 कलाकारों को, लोकल कलाकारों को एक बार इस मंच को दे करके उनके माध्यम से उस कला की अभिव्यक्ति और लोग आए उस कार्यक्रम में, लोग जुटे एक बार, और फिर व्यवस्था कैसे, सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। आवश्यकता पड़ती तो पर्यटन और संस्कृति विभाग उसको
जीडीए के साथ मिलकर के उसके लिए कोई कॉर्पस फंड बनाए जो उसकी खर्चे को भी आगे बढ़ाते रहे और उस कार्यक्रम को निरंतरता एक देती रहे, जिससे यहाँ पर हर प्रकार के कार्यक्रम, हर प्रकार की विधा के कार्यक्रम चलते रहें और ये जीवंतता इसमें बनी रहे। इस जीवंतता को बनाए रखने यहाँ पर कुछ अच्छी गोष्ठियां होनी चाहिए विकास से संबंधित। कभी मीडिया के लोग इसमें गोष्ठी करें, कभी समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर के कार्यक्रम होने चाहिए, कभी किसानों को लेकर, कभी श्रमिकों को लेकर, कभी जनप्रतिनिधियों को लेकर के भी होना चाहिए। जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक, हमारे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि मिलकर के क्यों नहीं हम विचार कर सकते हैं अपने गोरखपुर के बारे में, क्यों नहीं हम विचार कर सकते हैं गोरखपुर महानगर के बारे में, क्यों नहीं हम सकारात्मक भाव के साथ एक मंच पर दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके कार्य कर सकते हैं। ये भाव आना ही चाहिए और उस भाव का एक मंच देने का कार्य इस अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और इस सांस्कृतिक केंद्र को करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी को समर्पित ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र यहां पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम